अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो आरोप हैं, जो कि चार्जशीट में भी है, एफआईआर में भी है, क्या क्या जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। एक आरोप कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में नए सीईओ की नियुक्ति की। दूसरा कि 33 एडहॉक कर्मचारियों को एलजी से पूछे बिना कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के रूप में नियुक्त कर दिया। तीसरा, ईडी ने अपने एफआईआर में लिखा था कि उन्होंने वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया और लगभग 8 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके जामिया नगर में अपने लिए संपत्ति खरीद ली। तो उनका बहुत ही, सो कहते हैं ना, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक जो है आरोप लगाए हैं अमानतुल्लाह खान पे वक्फ का बेजा इस्तेमाल का। मेरा ये कहना है कि अमानतुल्लाह खान पे ये जो आरोप थे ये 5-6 साल पहले लगे, आज तो लगे। उसके बाद में ईडी इसकी लगातार जांच करती रही। हालांकि बड़ा दुखद है कि देश के अंदर दुनिया भर के लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, दुनिया भर के करप्शन होते हैं, लेकिन इनको सिर्फ आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्री दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी राजी है, कोई बात नहीं, आप हमारी स्क्रूटनी कीजिए। लेकिन आप थोड़े कमाल की बात ये देखिए कि अमानतुल्लाह खान के पास में कुछ मिला नहीं है, आरोप है, ये ले लिया, वो खरीद लिया, वो कर लिया। अब जब चुनाव पास आ जाते हैं तो कोई ना कोई नया पैंतरा चाहिए। लोकसभा का चुनाव आए तो केजरीवाल जी को बंद कर दो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी में केस में जमानत दे दी है, ठीक है। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने जेल में रखा, 17 नए पैसे अभी तक निकाल नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट डांट रही है लगातार कि भाई तुम ऐसे उठा के किसी को बंद कर देते हो, तुम पिक एंड चूज करते हो। ये मैं तो नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता जी के केस के अंदर भी। अरे यार, क्यों अपना इतना मजाक उड़ाते हो? मुद्दों पे चुनाव राजनीति क्यों नहीं कर लेते? स्कूल पे, हॉस्पिटल पे कब राजनीति करोगे? ये हमेशा यही का बात है, 24 घंटे यही गंदगी की राजनीति। थैंक यू पद्मजा जी। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इस तरह के वेग स्टेटमेंट्स ना दें कि उसको बेल मिली, इसको बेल मिली। केस की मेरिट पर अगर कुछ सवाल जवाब करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एज यूजुअल आम आदमी पार्टी वाले हैं, अगर पॉइंट पर बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी? अपने लीडर को जो फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट विषय यहां पर यह है कि जब ये पार्टी बनी थी, ऐसा लगता था कि वो रामलीला ग्राउंड के चारों तरफ को घूमते थे कि इस बार देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन होकर मुझे लगता है बहुत चेंज आने वाला है। मुझे नहीं पता था ये लोग, ये जो पार्टी बनी है, ये सिर्फ बने ही इसलिए, राजेश चौधरी विधायक इसलिए बने हैं कि इनके नेता जेल में जाएं तो हंगामा करेंगे, जेल से बाहर आए तो पटाखे फोड़ेंगे। पटाखे फोड़ने के लिए पार्टी बनाई थी क्या, या जेल आने जाने के लिए पार्टी बनी थी, या इसको सेलिब्रेट करने के लिए, बेल को सेलिब्रेट करने के लिए भी पार्टी बनी थी? बेल कब से इक्विटल होने लग गया भाई? बेल में कब से ये हो गया कि बेल हो गई तो आप जो है बिल्कुल एकदम ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हो गए? महात्मा गांधी के बाद केजरीवाल का ही नाम आ गया। कमाल तर्क है ये। और दूसरा एक और चीज, मैं एक छोटा सा बात रखना चाहता हूं। अमानतुल्लाह खान पर जो एक और आरोप, जो आपने भी पद्मजा जी बताया, यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को उन्होंने लीज पर दिया, और इसके अलावा ओखला में उनकी एक 36 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, उस पैसे से जो लीज पर आया उनके पास, उससे उन्होंने ओखला में 36 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, जिसके विषय में वो उन पर केस दर्ज हुआ और वो एंटीसिपेटरी के लिए कोर्ट में गए थे, वो भी खारिज हो गई है। पॉइंट पर जवाब दीजिए राजेश चौधरी जी। पटाखे फोड़ने के लिए दिल्ली ने नहीं बनाया आपको विधायक, या फिर तिहाड़ साहब के सामने जाके प्रदर्शन करने, काले कपड़े पहनने के लिए नहीं बनाया आपको विधायक। इसलिए बनाया ताकि आप वेलफेयर के काम कर सके, इसलिए बनाया ताकि आप दिल्ली के लिए कुछ करें, इसलिए बनाया ताकि आप जवाब दें। जवाब दीजिए, इधर उधर मत भागिए। और मैं तो कहता हूं, 2 क्या और 10 की भी बेल हो जाए। कुछ सालों बाद ऐसा हो जाएगा कि मुझे लगता है कि एक बार अगर बेल खारिज हो गई लोगों की, तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है तिहाड़ से ही चलेगी, जैसे अब सरकार चल रही है। ठीक है, इस तरह की बातें नहीं, पॉइंटर्स जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, और पद्मजा जी ने भी पूछा है, तो सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, इससे पहले कि राजेश जी वापस जवाब दें, मैं तस्लीम रहमानी जी और एडवोकेट आदिल हसन से भी पूछना चाहती हूं। एडवोकेट आदिल हसन, ओवैसी साहब ने कल बोला कि ये जो है धर्म के ऊपर एक प्रहार है, हम इसके खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम छेड़ेंगे। 3 उदाहरण तो हाल फिलहाल में ही सामने आ गए हैं। एक, जो तमिलनाडु का एक गांव है, पूरा का पूरा गांव वक्फ ने कब्जा कर लिया। दूसरा, पटना में एक गांव के लोगों को कहा 15 दिन के अंदर आप खाली कर दीजिए, ये पूरी वक्फ की संपत्ति है। और तीसरा कि कहा दिल्ली में, ठीक दिल्ली में, संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर वक्फ का जो पूरी संपत्ति है उसका इस्तेमाल करके लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। तो क्या जो वक्फ का पूरा कानून है उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, अगर इतनी भारी गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर के? मैम, आपकी तीसरी बात तो मैं सहमत हूँ कि वक्फ की, पूरे भारत में वक्फ की जमीन इंक्रोच्ड है, और वक्फ की जमीन पर अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था कि एसआईटी बने, और सरकार एसआईटी बनाए, जितनी भी वक्फ की इंक्रोच्ड है वो संपत्ति वक्फ को लौटाई जाए। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत सही कहा कि देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी, आपने हरियाणा में देखा कि बीफ के नाम पे मारा, एक 80 साल के बूढ़ा को कल्याण में मारा,
कल ये नारायण राणे किस तरीके से जहर उगल रहा है। अगर बीजेपी को, अगर भारतीय मीडिया को, अगर होम मिनिस्टर को और महाराष्ट्र सरकार को नहीं दिख रहा है तो बहुत अफसोस की बात है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे क्या कहा है कि दिस इज, यू कांट डू दिस, नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने एपीसीआर के उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को, भारत सरकार को भी दिया है, स्टेटों को दिया है। ये बात एकदम सही। अमानतुल्लाह साहब पे अगर भ्रष्टाचार है तो जांच करे ना भाई, इस पे कौन मना करता है। लेकिन हेमंता बिस्वासा का भी तो कीजिए, नारायण राणे का भी तो कीजिए, छगन भुजबल का भी तो कीजिए, यहाँ से भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं वक्फ का इस्तेमाल जो किया जा रहा है करप्शन के लिए, उसकी बात की जा रही है। तो इसीलिए तो संशोधन कर रही है सरकार। मैं और एक बात, पटना में जो वक्फ की आपने बात की, पटना में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नीतीश कुमार के पार्टी के बहुत चहेते हैं, लगातार 2005 से वो बने हुए हैं, और वो 15-20 डिसमिल की जमीन है, पूरे पटना के गांव को नहीं खाली कराया जा रहा फतवा के, वो 15-20 डिसमिल की बात थी, और डीएम ने, जिला पदाधिकारी ने नोटिस दिया था। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने उसको इंप्लीमेंट करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेशन किया है। इट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू द नोटिस फॉर देम, और 15-20 डिसमिल से पूरे भारत में एक परसेप्शन बना दिया जा रहा है कि जितनी भी संपत्ति है वक्फ बोर्ड ले लेगा। ऐसे वक्फ बोर्ड कोई अनऑथराइज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसका जो सीईओ बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, और उसके जितने स्टाफ होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं, बाजाबते उसके उस विजिलेंस उसके खिलाफ के साथ होती है, और हर कुछ होता है जो एक सरकारी कर्मचारी पर होता है। ये पूरे इंडिया में एक सेटअप आरएसएस करना चाहती है बीजेपी कि जो जमीन दी के वक्फ ले लेगा। अरे वक्फ देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है। वक्फ बोर्ड कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा नहीं है। सब वक्फ बोर्ड एक अधीनस्थ है, एक सरकार के नियम से चल रहा है। कहीं भी भ्रष्टाचार है आप एक्शन लीजिए, कहीं भी अगर इंक्रोचमेंट है, मेरी ये भी आपसे अनुरोध है कि वक्फ बोर्ड का जो इंक्रोचमेंट है वो आप छुटवाइए। हजारों करोड़ अरबों की संपत्ति है। एक बॉम्बे में बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनके घर में शादी में तो आप मान रहे हैं कि वक्फ के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्डिंग वक्फ की है, एकदम मान रहे हैं। तो अच्छा है ना, फिर तो रिफॉर्म होना ही चाहिए। तो आपको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो पूरी व्यवस्था है उसको ठीक कर देंगे। मैम, नरेंद्र मोदी अपना भ्रष्टाचार ठीक नहीं कर सकते, राफेल का भ्रष्टाचार ठीक नहीं कर सकते, हेमंता बिस्वासा का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, अजीत पवार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। उनका जो टनल बनता है, अटल पथ बना, अटल ब्रिज बना, उसका भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का वो ड्रोन कहाँ है? ठीक है, अभी आप ड्रोन पे भी चले गए। चलिए ड्रोन को थोड़ा लैंड करके वापस वक्फ पर आते हैं।